प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग है। इस मीटिंग के दौरान एक स्वरुचि भोज भी रखा गया है। इस मीटिंग में स्वरुचि भोज में एक महिला सामान्य नागरिकों की तरह जो है खाना खाने आती हैं, जिसको देखकर वहां खड़ी अन्य महिलाएं तंज कसते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर किस इनविटेशन के या किसके इनविटेशन पे आई हुई हो, थोड़ा सा खिंच भी खाती हैं। इस पर वे महिला बड़ी शालीनता से बोलती हैं कि वो जो खड़े हुए हैं, जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया है, जिन्होंने ये स्वरुचि भोज दिया है, मैं उनकी पत्नी हूँ। ये इशारा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ। साथियों, जिस प्रकार की शालीनता उनमें और उनकी पत्नी में थी या उनके परिवार में थी, वो वाकई में ये दर्शाता है कि मानवीयता को आत्मसात करे हुए ये परिवार आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनको मैं आज कह सकता हूं, इसी के साथ साथ एक ग्रेट अर्थशास्त्री और जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, और इसी के साथ साथ हमारे आरबीआई के गवर्नर के पद को भी सुशोभित हुए। ये वो दौर था मेरे प्यारे बच्चों, जब भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से आजाद हुई या हम आजाद हुए, आजादी के लगभग कई वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक पटरी पर चलने की शुरुआत करती है। ये पहली दफा होता है जब भारत अपने आर्थिक विकास के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियों को लेकर आता है। इस दौरान हमने देखी जो औद्योगिक नीतियां या इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी, जो कि 1948, 1956, 1977 और 1980 तक, इस प्रकार से लगभग 4 औद्योगिक नीतियां लाई गई, जिसमें भारत के आर्थिक विकास को दिशा देने का प्रयास किया गया। अंततः 1980 का दौर आता है और 1980 के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः लड़खड़ाती हुई दिख रही है। अर्थात वो दौर आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अर्थात अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचा है जिससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ या विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इस दौरान बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। मैं वन बाय वन एक के बाद एक सब पे चर्चा कर रहा हूं। आप इसको इत्मीनान से सुने और जानेंगे कि वाकई में किस आधार पर एक साइलेंट पीएम वाकई में देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी साइलेंटली बट स्मूथली चला रहा था। 1980 से 90 का दशक आता है मेरे प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अधिनियम लाए जाते हैं। पहला अधिनियम जो है एमआरटीपी एक्ट, जिसको मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कहा जाता है, 1969 में अधिनियम लाया गया था। 1970 में यह अधिनियम लागू होता है। इसी दिशा में विदेशी निवेश को अनाकर्षित करने हेतु या विदेशियों को भारत में निवेश करने से हतोत्साहित करने हेतु हमने फेरा एक्ट को लाया था, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कह रहे हैं। 1973 के दौरान लाए गए इस अधिनियम में वो सारे प्रावधान थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने को हतोत्साहित करते हैं। परंतु आगे चलकर इन्हीं सारी कारणों के परिणाम स्वरूप ये स्थिति देखने को मिलती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। अर्थात अब वो दौर आ रहा है जब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि हम विदेश से कुछ इंपोर्ट कर सकें, कुछ आयात करें। इस कुछ में क्या आ रहा है, पहले तो मैं आपको उसको बतला देता हूं। हम सामान्यतः जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था फॉसिल फ्यूल बेस्ड पर बेस्ड है, समझ गए, कोयले पे आधारित, पेट्रोलियम पे आधारित, इस प्रकार से आप इसको समझें। ये कोयला, ये क्रूड ऑयल या कच्चा तेल हम जो है आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझें कि आप खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियां तो उगा रहे हैं, पर यदि इसके लिए परिवहन ना हो, ट्रांसपोर्ट ना हो, तेल ना हो, या मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लीजिए कि जिससे इनको हम कस्टमर्स तक ना पहुंचा पाए, तो कैसे संभव हो पाएगा। इसीलिए हमें कच्चे तेल पर, कोयले पर इत्यादि पर बहुत मात्रा में नियंत्रित होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। समझ गए बात को। तो इस आधार पर 1980 से लेकर 1990 का दशक आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। और इसी दौरान कुछ जो है विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं। जैसे घरेलू परिस्थितियों के संदर्भ में मैं बात करूं तो यहाँ पर मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, अर्थात महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसी महंगाई और इस दौरान जो विकास दर हो रही है, इसको देखते हुए एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर राजकृष्ण। वो भारतीय अर्थव्यवस्था के इस विकास को देखते हुए एक तंज कसते हैं कि यह हिंदू ग्रोथ रेट है,
ये कौन सी ग्रोथ रेट है? हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का अर्थ क्या होता है? इनका कहना यह था कि हिंदू भाग्यवादी होते हैं। हिंदू कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के भरोसे बैठते हैं। अर्थात जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है। जिसने पैदा किया है वो खाने को भी देगा। इसके कारण ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही है, या भारत की आर्थिक विकास दर बहुत कम है। आगे चलकर वैश्विक या परिदृश्य में या बाह्य परिस्थितियों की बात करते हैं तो इराक कुवैत युद्ध चालू हो जाता है, मतलब खाड़ी देशों के बीच युद्ध चालू हो जाता है। अमेरिका इसमें भरपूर प्रयास कर रहा है कि वो अपना प्रभुत्व बना ले, और अमेरिका का वेटेज जो है वो आईएमएफ में देखने को मिल रहा है। पर परिस्थितियां भारत में अब ये हो चुकी हैं कि हमारे पास लगभग 15 दिन का ही पैसा बचा है। जो परिस्थितियां श्रीलंका, जो परिस्थितियां आज पाकिस्तान में बनी हुई हैं, वही परिस्थितियां 1990 के दशक में भारत पर बन चुकी थी। समझ गए बात को? तो अब बात ये आई कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए बच्चों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक फोन कॉल जाता है। ये फोन कॉल और किसी को नहीं, रात्रि के समय जो है ये फोन कॉल जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। प्रधानमंत्री ऑफिस दैट इज पीएमओ से ये कॉल जाता है कहां पर? ये कॉल जाता है मेरे प्यारे बच्चों मनमोहन सिंह जी के पास रात के समय। रात के समय जब ये कॉल जाता है तो मनमोहन सिंह जी इस समय बहुत यंग पर्सन है और एक प्रोफेसर के तौर पर भी वो कार्य कर रहे हैं और एक ग्रेट अर्थशास्त्री तो है ही। तो पढ़ा रहे हैं और जानते हैं यंग खून अलग ही होता है। आज आपका, हमारा, ये सभी की हम बात करें तो यंग खून में थोड़ी सी बात अलग होती है। आनन फानन में रात में जैसे तैसे और सारी व्यवस्थाओं के साथ सुबह सुबह ये पहुंचते हैं कहाँ? प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचने के साथ ही पीवी नरसिम्हा राव उस दौरान प्रधानमंत्री हैं, और पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं इनको मनमोहन सिंह जी को थोड़ा सा एक तरीके से ब्रीफिंग करते हैं कि मनमोहन, अर्थव्यवस्था को तुम्हें संभालना है, बढ़िया, ये आज से तुम्हें वित्त मंत्री का जो है एक तरीके से कार्यभार सौंपा जा रहा है, अब तुम जो है संभालो। आनन फानन में हमारे प्रधानमंत्री या तत्कालीन वित्त मंत्री की बात कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक ऐसा बिल बनाते हैं जो बहुत हल्का होता है, मतलब काइंड ऑफ इतना प्रभावी नहीं दिखता। यहां पर फिर नरसिम्हा राव जी जो है थोड़ी सी डांट लगाते हैं, थोड़े से ऊंचे स्वर में बात करते हैं और समझाते हैं कि देखो मनमोहन, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब रही है। अब यहां से यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, और जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे, इतना याद रखना। अच्छा होगा तो सबको पूछा जाएगा, परंतु यदि कुछ खराब होता है तो सबसे ज्यादा बात तुम्हारे ऊपर आएगी। ये बात कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी के दिमाग में ठेस कर गई और वो इस बात को समझ चुके थे कि मुझे कुछ तो बेहतर करना होगा। अंततः उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना गया। 24 जुलाई 1991 को ये नई आर्थिक नीति भारत में लागू हुई। ये वाकई में वो दौर था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने का प्रयास करा गया था। हालांकि इसके पहले की थोड़ी सी सिचुएशन ये भी बनती है कि इराक में जब अमेरिका आक्रमण करने वाला है तो वो भारतीय सरजमी को जो है यूज करना चाहता है, क्योंकि इतनी दूर से फ्यूलिंग नहीं कर पाता था। अमेरिका का उस समय आईएमएफ में लगभग 27% का वेटेज हुआ करता था, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज अमेरिका के पास हुआ करता था। तो अमेरिका के ऊपर भी एक कंडीशन कहीं ना कहीं रखी जाती है कि आप हमें लगभग $2 बिलियन जो है अमाउंट दें, जिसके बेसिस पे हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाएं। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनना, भारतीय अर्थव्यवस्था आईएमएफ के अधीन चली गई है। जिस प्रकार अभी आईएमएफ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के अधीन चली गई है। ये वैसा ही मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप अपनी दुकान को किसी और के पास गिरवी रख दें, वैसे ही हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, जिसके चलते भारत के ऊपर बहुत व्यापक नियंत्रण लागू करे गए। और इसी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने का जो दायित्व आया वो आया हमारे मनमोहन सिंह जी के ऊपर। इस दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया और देश में वो दौर आया जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को कुछ चंद शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उदारीकरण की बात करते हैं तो हम उन नीतियों और नियमों में शिथिलता लेकर आते हैं बच्चों, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। पॉइंट समझ गए? हम उन नीतियों, नियमों इत्यादि में शिथिलता लाते हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक दिशा थी, एक डायरेक्शन था।
अब बात आती है प्राइवेटाइजेशन की। चूंकि भारतीय कंपनियां घाटे में चल रही हैं, भारतीय उद्योग घाटे में चल रहे हैं, भारतीय उद्योग के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वह विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकें या अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कंपटीशन कर सकें। तो हम अब यहाँ पर सरकारी स्वामित्व के अल्पीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सरकार के स्वामित्व को कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के शेयर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसे ही निजीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं को जो है या 3 प्रावधानों को अपना रहे हैं, जिसमें हम पहला नंबर बोलते हैं प्रतिराष्ट्रीयकरण, दूसरा नंबर हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या जिसको बोलते हैं विनिवेश, और तीसरा हो गया सार्वजनिक निजी साझेदारी। अर्थात इन 3 माध्यमों को अपनाकर हम निजीकरण को अपना रहे हैं। और फिर थर्ड जो मुख्य नंबर आता है, मतलब जो आपका होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं। वैश्वीकरण में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोल दे रहे हैं। मतलब अभी हम संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाइव कर रहे थे, हम बंद अर्थव्यवस्था में आ चुके थे, हम अन्य देशों से यहाँ पर कुछ भी ना तो आने दे रहे थे ना यहाँ से जाने दे रहे थे। तो अब हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गठजोड़ कर दिया, एक मिलन कर दिया, एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ से हमने कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा, रास्ता और लक्ष्य दिखाया। ये दिशा, ये रास्ता, ये लक्ष्य दिखाने का कार्य करा हमारे वित्त मंत्री तत्कालीन जो है आपके जो है मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी थी बच्चों, उन्होंने कभी भी इस बात का क्रेडिट लेना नहीं चाहा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था नो डाउट 2010 तक आपने जो देखा, या जो मैं अभी भी आपसे कहता हूं, जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हम विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हम ये करवाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है किस हिसाब से, जैसे ही हाल ही में शक्तिकांत दास जी गवर्नर के पद से हटे, उनके हटने के पश्चात ही आप इस बात का अनुभव कर पा रहे होंगे कि जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8% दिखाई जा रही थी, वही 5.4, 5.2 अब दिखाई जाने लगी। मतलब ये कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानियां भी सेट करी गई थी। समझे बात को? तो इसी आधार पर आप इस बात को समझे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पायदान पर चढ़ना तो शुरू हो चुकी थी, जिसे 2010 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने IMF का न केवल कर्जा उतारा, अपितु अपना जो विदेशी रिजर्व है उसको भी हमने भंडार में बढ़ लिया। मतलब हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है वह भी अच्छे स्तर पर पहुंच चुका था। परंतु अब यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था जा रही है टोटल राजनीति की तरफ। मतलब एक अर्थशास्त्री के हाथों से अर्थव्यवस्था शिफ्ट हो रही है राजनीति की तरफ, जहां से अर्थव्यवस्था जो है आपकी डूबती हुई फिर से आपको दिखने अब शुरू हो जाएगी। समझ गए बात को? पर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह जी की, तो एक और अच्छा किस्सा इनसे जुड़ा हुआ आता है। मनमोहन सिंह जी की जो मैंने जीवनी पढ़ी, जो समझी, उस पर इस बात को मैंने अनुभव करा। इस बात को अनुभव करने के परिणाम स्वरूप ये बात भी समझ में आएगी कि वाकई में उनका व्यक्तित्व कितना उदार था। सुनिए वो वाकया क्या था। एक रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्टर जब पूछते हैं, जैसे एक उनको साइलेंट PM का भी दर्जा बीच में दिया गया था, यदि आपको याद हो। समझ रहे हैं बात को? बाकी आप समझदार हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं तो भी आप समझेंगे। तो उन्हें साइलेंट PM का दर्जा दिया गया। साइलेंट PM का जब दर्जा दिया गया तो इसी के साथ उनकी जीवनी लगभग जब कंप्लीट हो रही थी तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के आर्थिक उदारीकरण का या इकोनॉमिक रिफॉर्म का फादर किसे कहा जाए एवं अग्रदूत किसे कहा जाए। इस पर 2 जवाब आते हैं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है, फिर उसका आंसर सुनना, और फिर आप कंक्लूजन खुद निकालोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस कंक्लूजन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोच रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत के रूप में किसे माना जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में किसे माना जाए। तो यह प्रश्न जब पूछा गया PV नरसिम्हा राव जी से, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, आपको भी पता है 1990-91 का ये जो दौर था, तब नरसिम्हा राव जी इस बात को कह रहे हैं, इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि वो एक शब्द बोलते हैं। ध्यान से सुनना, नरसिम्हा राव जी के वक्तव्यों को मैं बता रहा हूं, अपने नहीं। वो बोलते हैं इस देश का वित्त मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री के आदेश के बिना शून्य। पॉपकॉर्न के रेट बढ़ रहे हैं, GST लग रहा है, समझ जाना मेरी बात को। इस देश का वित्त मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री के आदेश के बिना शून्य है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? पर जब यही प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, हमारे मनमोहन सिंह जी से, तो मनमोहन सिंह जी जवाब क्या देते हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही सत्य है। इतना उदार व्यक्तित्व आज
का वो जमाना है कि हर व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है बच्चों, भले उसने उस कार्य को करा अथवा नहीं करा, पर वो उसका क्रेडिट लेना चाहता है। परंतु मनमोहन सिंह जी न केवल इस देश के प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुए, आरबीआई के गवर्नर का पद भी जो है इसे शोभित कर रहे हैं, उसी के साथ साथ देश के वित्त मंत्रालय को तो छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। और आज आप जिस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके नतीजों के, उनके प्रयासों के, इन सब के प्रयासों के परिणाम स्वरूप है। इस आधार पर मैं अब आज अपने इन वक्तव्यों को विराम देता हूं, एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं इस प्रकार के अर्थशास्त्रियों को, क्योंकि छोटी मोटी एक छोटी सी उनके चरणों की धूल बराबर तो प्रयास हम करते हैं जिससे हम बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर लें। पर बात आती है कि ये वो लोग हैं बच्चों जिन्होंने, हम तो अपनी अर्थव्यवस्था संभालें वही बड़ी बात कई बार हो जाती है, ये देश की अर्थव्यवस्था को संभाल गए। तो ऐसे लोगों को वाकई में मैं कहता हूं विनम्र श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। तो आज आंखें भीनी हैं और शब्द नम कम पड़ गए हैं, मैं आपसे यही कहूंगा, और आवाज थोड़ी सी नम है, इसी आधार पर कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दें, और इसी आधार पर कि आप सभी भी अपना प्रेम बिल्कुल बरसाएं उनके ऊपर। तो मिलेंगे हम कुछ नए तथ्यों के साथ में, एक और अच्छा वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो में और लेके आऊंगा जिस पे आपको और भी फैक्ट मिलेंगे। यहाँ पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और फिर से मैं कहूंगा ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दें। धन्यवाद साथियों।